हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनादि गुप्ता है। मैं बाय प्रोफेशन एक बायो का टीचर हूँ और ये वीडियो मेरे ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस के बारे में आपको बताएगा। साथ में इस वीडियो में डेमो लेक्चर भी है, एज वेल एज आपको एक इफेक्टिव लर्निंग कैसे की जाती है उसके बारे में भी पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में, मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में और पीएचडी नैनो साइंस में की है फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। उसके बाद मैंने 1.5 ईयर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, एज ए गेस्ट फैकल्टी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। जैसा कि मैंने कोविड टाइम्स में पढ़ा है, तो मुझे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस दोनों है। अब इफेक्टिव लर्निंग के बारे में जान लेते हैं। इफेक्टिव लर्निंग होता क्या है? हमें लगता है कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो सारी की सारी इफेक्टिव है। जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक हमें लगता है कि हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर किसी कोचिंग में जा रहा हो। पर जब रिजल्ट्स आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिचुएशन ऐसे होता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक स्ट्रेस में हम आ जाते हैं क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। कुछ ही बच्चों का रिजल्ट्स अच्छा होता है और मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट्स अच्छा नहीं होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इफेक्टिव लर्निंग थी कि नहीं थी? इफेक्टिव लर्निंग ना होने की वजह से हमें ऐसे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। अब इफेक्टिव लर्निंग होता क्या है? इफेक्टिव मतलब होता है असरदार। कोई भी पढ़ाई असर तभी करेगी जब उसको एक अच्छे प्रॉपर तरीके से किया जाए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तरीके से किया जाए। तो इफेक्टिव लर्निंग के स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है रिमेंबर। आप किसी चीज़ को याद करते हैं जो आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया, आप उसको याद करते हैं। फिर उसके बाद उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्या चीज़, क्या कॉन्सेप्ट था। फिर उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप अपने स्कूल के टेस्ट, स्कूल के एग्जाम या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप उसको एनालाइज करते हैं कि आपने क्या किया, आप आपका स्टैंड क्या है, आपने सही किया कि नहीं सही किया, कितना टाइम में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किए। सारी चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद जब जब रिजल्ट्स आता है तो आप इवेलुएट करते हैं कि आप किस पोजीशन पे हैं, आप कितना परसेंट पा रहे हैं, आप पास हो जाएंगे कि नहीं एग्जाम में। उस वो इवेलुएट करते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ कमी नज़र आती है तो आप फिर वापस से आप उसको पढ़ाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं। नहीं तो फिर फाइनली आपका रिजल्ट्स आता है और कुछ क्रिएट होता है। क्रिएट मतलब कुछ क्रिएटिविटी होती है। या तो आप क्या कहते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या तो आप कोई किताब लिखते हैं, ऑथर बनते हैं किसी, या तो आप कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, एनीथिंग। तो फाइनली प्रोडक्शन होता है। और ये चीज़ें तभी होंगी जब इस तरीके से की जाए। और मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता है कि इफेक्टिव लर्निंग करना होता है। जब रिजल्ट्स आते हैं तो पता चलता है कि हमने तो अच्छे तरीके से उसको पढ़ा ही नहीं, और वो पढ़ाई सारी बस एक इंफॉर्मेशन की तरह आपके कॉपी में या आपके मोबाइल फ़ोन में या आपकी किताबों में बस रह जाती है। अब इफेक्टिव लर्निंग कैसे होती है? तो इफेक्टिव लर्निंग में ब्रेन स्किल यूज़ होता है। अगर आपका ब्रेन स्किल डेवलप है, तो इफेक्टिव लर्निंग होगा। अगर ब्रेन स्किल डेवलप नहीं है, ब्रेन स्किल बहुत सारे होते हैं, जैसे परसेप्शन होता है, अटेंशन होता है, मेमोरी होती है, लैंग्वेज होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे बच्चों का ब्रेन स्किल डेवलप नहीं होता। तो ब्रेन स्किल डेवलप कैसे होगा? एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे टीचर के साथ। टीचर क्या करेगा? आपको गाइड करेगा इन सारे स्टेप्स में। वो देखता रहेगा कि आप इन स्टेप्स के थ्रू आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वो टीचर आपको हेल्प करता है। टीचर आपके मेंटल कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। जब आपकी मेंटल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो आप इन पढ़ाई इस तरीके से करते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होता है, और फाइनली रिजल्ट अच्छा आता है और आप खुश होते हैं कि हमने जो पढ़ाया है उसका रिजल्ट अच्छा है और आपने कोई अच्छा क्रिएटिव काम किया है। तो आपको मेरे ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में इफेक्टिव लर्निंग की स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, जो कि आप डेमो क्लास ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलिए मेरे ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या-क्या हैं और साथ में क्या फैसिलिटीज़ क्या-क्या है। तो मेरा ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस 9, 10, 11, 12 और मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए है। जहाँ पे भी बायोलॉजी यूज़ होते हैं, वहाँ सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। अब फ़ायदा क्या है? अब आप सोचेंगे कि ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस क्यों करना, क्या फ़ायदा? तो चलिए थोड़ा-सा जान लेते हैं उसके बारे में।
ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कोचिंग्स वगैरह जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या कहते हैं कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते, गाँव में रहते हैं, दूर होता है, तो वो नहीं जा पाते, तो उनको एक अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती। तो ऑनलाइन क्लासेस से क्या है, आपको कहीं जाने को नहीं पड़ेगा, आप स्मार्टफ़ोन पे आप वो क्लास को जॉइन कर सकते हैं और घर बैठे 1 घंटे में आप अच्छा खासा आपको जानकारी मिल जाएगा, जो कि आपके करियर में बहुत हेल्प करेगा। तो आपको कहीं जाने को नहीं पड़ेगा, तो इसलिए फ्यूअर एक्सपेंसेस, आपको खर्च नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे सिर्फ स्मार्टफ़ोन से क्लास कर सकते हैं। और उसके बाद फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग, आप टीचर से बात करके, हमसे बात करके किसी क्लास टाइम को सेट कर सकते हैं, उस टाइम पे क्लासेस हो सकता है। फिर टाइम सेविंग, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोचिंग वगैरह जाते हैं, फिर ट्रैवलिंग में कभी-कभी 1 से 2 घंटा, 3 घंटे खर्च हो जाते हैं, एज़ वेल एज़ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी होता है ऑफलाइन। हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन मत करिए, बट ऑनलाइन क्लास बेनिफिट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, तो टाइम बचेगा आपका। कहीं भी कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है कंट्री में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोचिंग नहीं मिल पा रहे हैं या गाँव में रहते हैं या वो अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक बड़े शहर में नहीं जा पा रहे हैं या उनके पास टाइम नहीं है, तो वो तो ज्वाइन कर सकते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। क्लासेस गूगल मीट पे होगा, गूगल मीट एक ऐप है और इसके लिए स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स किसी का स्मार्टफ़ोन यूज़ कर सकते हैं और 1 घंटा ऑनलाइन क्लास करके आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी जो आपके करियर में तो हेल्प करेगा। तो फैसिलिटीज़ क्या-क्या हैं? आपको पढ़ाई ह्यूमर बेस होगा, हँसी-मज़ाक के थ्रू ताकि आपको कभी बोरियत ना हो। एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया जाएगा व्हाइट बोर्ड पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी को व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया जाएगा और उसको मैं एज़ अ टीचिंग मटेरियल यूज़ करूँगा, ताकि आपको कभी ये ना लगे कि जैसा कि किताब में होता है, वैसा ही यहाँ पे भी टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। तो किताबों में कभी-कभी कॉम्प्लेक्स फिगर होता है, वो समझ में नहीं आता। टीचर एक अच्छा टीचर आपको उस तरीके से फिगर या डायग्राम बनाएगा, जो कि आपको कनेक्ट करेगा थ्योरी और डायग्राम के बीच में। तो इसका हेल्प मिलेगा और पूरे एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद हर संडे को इंटरेक्शन और मोटिवेशन सेक्शन होगा, ताकि एक अच्छा इवैल्यूएशन हो सके। फिर हर चैप्टर के एंड और यूनिट के एंड होने पे आपका टेस्ट होगा, ताकि आप अपने आप को एनालाइज़ कर सकें और इवैल्यूएट कर सकें। साथ में आपको स्टडी मटेरियल्स भी दिया जाएगा, ई-नोट्स हमारे मैं ही उसको बनाऊँगा और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए। फिर फास्ट रिवीजन होगा एग्जाम्स के पहले, जो भी आपके एग्जाम्स आएंगे, चाहे स्कूल एग्जाम चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो पहले फास्ट रिवीजन, ताकि आपको हेल्प मिले एग्जाम्स में। फ्री डेमो क्लास, आप कोई भी डेमो क्लास ज्वाइन करके 2-3 दिन का डेमो क्लास ज्वाइन करके आप देख सकते हैं आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। साथ में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा, आप हमें फीडबैक दीजिए, हम आपको फीडबैक देंगे और ताकि अच्छे से एक इफेक्टिव लर्निंग हो सके, तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डेमो लेक्चर है हमारा वीडियो में, वो कार्डियक साइकिल पे है और कार्डियक आउटपुट पे है। तो इस वीडियो में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किए हैं, तो उसका एब्रिविएशन यहाँ पे लिस्टेड है। आपको वीडियो जब दोबारा कभी देखें और आपको कोई शॉर्ट फॉर्म ना समझ में आ रहा हो, तो बैकवर्ड जाके आप इन शॉर्ट फॉर्म को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट। तो आपके सामने एक ये जो फिगर बना हुआ है, जो आपको रेड कर्सर जहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले वहाँ फोकस करिए। थोड़ा सा हार्ट के बारे में जान लेते हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद कार्डियक साइकिल को आते हैं। और तो हार्ट जो होता है, हार्ट जो हम पढ़ते हैं, ह्यूमन हार्ट को पढ़ते हैं, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक चैप्टर होता है, उसके अंदर पढ़ते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कार्डियो मतलब चैम्बर्ड ह्यूमन हार्ट, चैम्बर 4 चैम्बर का होता है, इसलिए चैम्बर्ड ह्यूमन हार्ट। वैस्कुलर सिस्टम मतलब क्लोज ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है और ब्लड, ये तीनों चीजें मिलके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बन जाता है। अब अगर ह्यूमन हार्ट को देखें तो 4 चैम्बर का होता है। अपर जो 2 चैम्बर होते हैं वो छोटे होते हैं रिलेटिवली, नीचे के नीचे जो 2 चैम्बर होते हैं वो रिलेटिवली बड़े होते हैं, मतलब ऊपर के। जो ऊपर का चैम्बर होता है उनको एट्रियम बोलते हैं, सिंगल को एट्रियम बोलते हैं, और अगर दोनों को कंबाइन करके बोलें तो एट्रिया बोलते हैं। तो ऊपर 2 चैम्बर एट्रिया, नीचे 2 चैम्बर वेंट्रिकल। आरए मतलब राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है जिनको इंटर एट्रियम सेप्टम कहा जाता है। वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम होता है, उनको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है।
राइट साइड में हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड हार्ट के ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसलिए आप देखिए यहाँ पर रेड कलर से बना हुआ है और आधा हार्ट जो है वो ब्लू कलर से बना हुआ है। पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू आता है और राइट एट्रियम में आता है। वेना केवा पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। दो वेना केवा होता है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सुपीरियर और इंफीरियर वर्ड रिलेटिव पोजीशन से बताया जाता है। सुपीरियर मतलब होता है अबव और इंफीरियर मतलब होता है नीचे। तो हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। तो हार्ट से सुपीरियर हो गया आपका हेड, नेक, आर्म्स, चेस्ट। तो इसलिए सुपीरियर वर्ड लग जाता है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हेड, नेक, आर्म, चेस्ट, वहां से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम में आता है। और इंफीरियर वेना केवा मिडिल बॉडी और उसके नीचे लोअर बॉडी, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम में आता है। लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन चार होते हैं। चार पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं और लेफ्ट एट्रियम में वो ब्लड आ जाता है। उसके बाद राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में एक वॉल्व के थ्रू जाता है जिनको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। और अगर स्पेसिफिक बात करें तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को गार्ड करता है कि बैकवर्ड फ्लो ना हो, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा थ्रू द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। जब वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, आप ये देख रहे हैं पीए पल्मोनरी आर्टरी, ये दो पल्मोनरी आर्टरी होते हैं। पल्मोनरी पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स से रिलेटेड है। पल्मोनरी मतलब होता ही है रेस्पिरेटरी या लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स को जाएगा। और ये दो, यहाँ टू जो लिखा हुआ है मतलब पल्मोनरी आर्टरी दो होता है। आपके दो लंग्स हैं दो साइड में, लेफ्ट एंड राइट, तो दो पल्मोनरी आर्टरी होता है और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को लेके जाएगा ताकि वो प्यूरिफाई हो सके, ऑक्सीजनेटेड हो सके। उसी वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी को जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पूरे बॉडी को जाएगा ताकि वो ऑक्सीजन और यूजफुल चीजें मिल सके। यहाँ पे भी वॉल्व्स होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में भी वॉल्व्स होते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए और ताकि बैक फ्लो ना हो सके उसको गार्ड करने के लिए। इन वॉल्व्स को सेमी लूनर वॉल्व्स कहते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व होगा उसको पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व और एरोटा में जो वॉल्व होगा उसको एरोटिक सेमिलुनर वॉल्व कहेंगे। अब कंडक्शन सिस्टम की बात कर लेते हैं। स्केलेटल मसल्स जैसे कि आपके हाथ पैर के जो मसल्स होते हैं उसमें कंडक्शन एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है। जब कोई बाहर से आपको टच करेगा तब आपको एक स्टिमुलस मिलेगा, तब आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं होता, हार्ट में स्टिमुलस इंटरनल होता है। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं हार्ट के जो नॉन कंट्रक्टाइल होते हैं, उसमें मसल्स होता है, नर्वस प्रॉपर्टी भी होता है, बट वो इंपल्स खुद ही जनरेट करते हैं, इसलिए उनको ऑटो एक्साइटेबल कहा जाता है। और हार्ट में कंडक्शन सिस्टम इंट्रिंसिक होता है, अंदर ही होता है। तो ऐसे टिश्यूज को नोडल टिश्यू कहा जाता है। और ऐसे 5 जगह पे नोडल टिश्यू होते हैं, वो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को बनाते हैं और इंपल्स को जनरेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला कंडक्शन सिस्टम जो होता है वो एसएएन, साइनो आर्टेरियल नोड, जो अपर राइट कॉर्नर में होता है, राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर में होता है, उसको साइनो आर्टेरियल नोड कहते हैं। फिर उसके बाद होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आपको यहाँ पे एवीएन दिख रहा है, वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में होता है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में एवीएन से निकला हुआ एक एवी बंडल होता है, वो भी नोडल टिश्यू होता है। वो एवी बंडल इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम में रन करता है, फिर कुछ ही दूर रन करने के बाद बाइफरकेट हो जाता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। फिर उसके बाद राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एक छोटे छोटे फाइबर्स का नेटवर्क बनाती हैं पूरे वेंट्रिकल्स में, उनको पुरकिंजे फाइबर्स कहा जाता है। तो ऐसे 5 टोटल नोडल टिश्यूज हो गए और ये इंपल्स को जनरेट करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड के थ्रू जनरेट होता है, 70 टू 75। ये हार्ट की पेस को मेंटेन करता है, पेस मतलब गति, मूवमेंट, हार्ट बीट को। अब हार्ट बीट क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे होता है।
हम ये सोचते हैं हार्ट बीट, जो हम स्टेथोस्कोप से जो सुनते हैं, जो साउंड सुनते हैं, उसको हार्ट बीट कहा जाता है, पर वो हार्ट बीट नहीं होता, वो हार्ट साउंड होता है। हार्ट बीट मतलब रेगुलर मूवमेंट ऑफ हार्ट। तो हार्ट का जो मूवमेंट होता है, जब ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, तो उसका जो हार्ट में जो मूवमेंट होता है उसको हार्ट बीट बोलते हैं। और एक हार्ट बीट में दो साउंड होता है, लब एंड डब। तो जो हम साउंड सुनते हैं वो एक्चुअली हार्ट बीट नहीं है। हार्ट बीट मतलब रेगुलर मूवमेंट ऑफ हार्ट व्हेन हार्ट पंप्स द ब्लड टू द होल बॉडी। तो रेगुलर मूवमेंट जो होता है वो हार्ट बीट। और एक हार्ट बीट में जितने इवेंट्स होते हैं उनको कार्डियक साइकिल कहा जाता है। जो इम्पल्स साइनो आर्टेरियल नोड से निकल के, साइनो आर्टेरियल नोड इम्पल्स को जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, और ये सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इसलिए ये डोमिनेंट होता है। ये सारे नोडल टिश्यूज जैसे कि एवियन, फिर एवी बंडल, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, फिर पुरकेंजे फाइबर, ये सारे इम्पल्स को जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। पर इसका जो इम्पल्स साइनो आर्टेरियल नोड जो इम्पल्स जनरेट करता है, दैट इज 70 to 75 बीट्स पर मिनट, वो मैक्सिमम होता है, वो डोमिनेट करता है सब पे। तो इसी का एक्शन पोटेंशियल डोमिनेट करता है, और इसी का एक्शन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह फ्रॉम 1 to 5। तो इसलिए इसको, इन सारे नोडल टिश्यूज को पेसमेकर सेल्स भी बोलते हैं, और इस नोड को पेसमेकर, कार्डियक पेसमेकर बोला जाता है, क्योंकि ये हार्ट का पेस, गति सेट करता है, मूवमेंट सेट करता है, तो इसलिए कार्डियक पेसमेकर। अगर ये खराब हो जाता है तो एक्सटर्नल पेसमेकर लगाया जाता है। अब ये हो गया कंडक्शन सिस्टम के बारे में। तो चलिए समझते हैं कार्डियक साइकिल को, कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। कार्डियक साइकिल हमने हमने बताया कि एक हार्ट बीट में जितने इवेंट्स होंगे उसको हम कार्डियक साइकिल कहेंगे। कितने इवेंट्स होते हैं उसको जान लेते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो ज्वाइंट डायस्टोल से आपको समझाया। डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन, फिलिंग। रिलैक्सेशन मतलब जब ब्लड हार्ट में फिल हो रहा है उसको डायस्टोल बोलेंगे। और सिस्टोल जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ब्लड निकल के जा रहा है, इजेक्शन, तो उसको सिस्टोल बोलेंगे। तो सबसे पहले फेज 1 ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है अभी आपको समझ में आ गया। ज्वाइंट डायस्टोल एक सिचुएशन है जिसमें दोनों, डायस्टोल अगर वर्ड बोल दिया गया तो इसका मतलब दोनों से रिलेटेड। तो ज्वाइंट डायस्टोल मतलब एट्रियम, एट्रिया भी सिस्टोल डायस्टोल सिचुएशन में है, और वेंट्रिकल भी डायस्टोल, दोनों रिलैक्स हैं। तो ये कब सिचुएशन होगा, जब ये वॉल्व खुला होगा और ब्लड वेना केवा के थ्रू और पल्मोनरी वेन के थ्रू वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा थ्रू द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। मतलब पल्मोनरी वेन और वेना केवा, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एट्रिया में आया, एट्रिया से वॉल्व खुला है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व खुला है, और ब्लड चला जा रहा है किसमें, वेंट्रिकल्स में भरा रहा है। तो वो जो सिचुएशन है वो आपका ज्वाइंट डायस्टोल है। अब जब 80% ब्लड, नीचे जो लिखा हुआ है आपका 80% फ्रॉम ए टू बी, मतलब एट्रिया टू वेंट्रिकल, 80% ब्लड पैसिवली थ्रू द वॉल्व्स ऐसे ही वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं। रिमेनिंग 20% ब्लड के लिए एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सिस्टोल जिसको बोला जाता है, एट्रियम सिस्टोल, एट्रिकुलर सिस्टोल। तो एट्रिया सिस्टोल कैसे करेगा, तो इंपल्स एक्शन पोटेंशियल कहां से जनरेट होता है, एसएएन। तो उस कंडीशन में एसएएन, तो ये आपका ज्वाइंट डायस्टोल हो गया। ये ज्वाइंट डायस्टोल जो टाइमिंग होती है वो आगे चल के अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम होता है। यहाँ पे एक्चुअली लिखा भी हुआ है 0.4 सेकेंड, पर इसका जो टोटल टाइम है, टाइम डिवीजन टोटल, वो अभी हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। तो अब ज्वाइंट डायस्टोल, जो 80% ब्लड वेंट्रिकल्स में भर गया, उसके बाद जो रिमेनिंग 20% ब्लड के लिए एट्रिया को सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एट्रियम का सिस्टोल कैसे होगा, एसएएन इंपल्स को जनरेट करेगा। वो इंपल्स पूरे एट्रिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पूरे एट्रिया में थ्रू द गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस अभी हम नहीं समझाएंगे, वो आप बुक या टीचर से पूछ सकते हैं या इंटरनेट पे देख सकते हैं व्हाट इज गैप जंक्शन। वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं दो सेल्स के बीच में। तो गैप जंक्शंस के थ्रू इम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे एट्रिया में, और जब पूरे एट्रिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एट्रियल सिस्टोल होता है उसके बाद। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फेज 2 एट्रियल सिस्टोल हुआ। जब एट्रियम का सिस्टोल होगा तो उस वक्त ये दोनों वॉल्व खुले ही रहेंगे, ब्लड एट्रियम से निकलकर वेंट्रिकल्स में भर जाएगा, रिमेनिंग जो 20% ब्लड है वो भी वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। वो फेज 2 एट्रियल सिस्टोल हो गया। उस वक्त एट्रियल सिस्टोल में ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व दोनों खुला रहेगा।
लेकिन सेमिलुनर वॉल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में होता है वो बंद रहेगा। वॉल्व तभी खुलते हैं जब प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पे एट्रियम में प्रेशर, यहाँ पे एट्रियम में जब ब्लड ज्यादा था तो प्रेशर ज्यादा था, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये दोनों वॉल्व खुल गए। अब उसके बाद वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। अब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो जैसा कि आपने देखा कि इम्पल्स एसएन से एवीएन तक पहुंचा, पूरे एट्रियम में पहुंचा और एवीएन तक भी पहुंच गया। जब एवीएन तक पहुंचता है तो एवीएन से इम्पल्स एवी बंडल डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, उसमें इम्पल्स आता है। फिर उसके बाद पुरकिंजे फाइबर जो पूरा एक नेटवर्क बनाता है वेंट्रिकल। तो इम्पल्स फेज 3 में जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होना रहेगा तो इम्पल्स पूरे वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा थ्रू द पुरकिंजे फाइबर और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक चीज जानने को जरूरी है कि इम्पल्स जब एसएन से ट्रेवल करके एवियन को आता है तो एवियन में स्मॉल डायमीटर होता है फाइबर्स का, तो इम्पल्स स्लो हो जाता है। इम्पल्स स्लो होने से ये फायदा होता है कि यहाँ पे आते आते एवियन पे इम्पल्स स्लो हो जाता है। इम्पल्स स्लो होने से ये फायदा होता है कि एट्रिया को टाइम मिल जाता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, ताकि उसके वेंट्रिकल्स उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करे। ऐसा ना हो कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन ना हो, तो एट्रियम पूरी फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट कर ले, इसलिए यहाँ पे इम्पल्स स्लो हो जाता है। अब इम्पल्स स्लो कैसे होता है, इसके डायमीटर यहाँ पे छोटे होते हैं, एज वेल एज इसमें गैप जंक्शंस भी कम होते हैं। तो डायमीटर छोटा आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि अगर एक कोई चौड़ा रोड हो, उस पर ढेर सारी कार्स जा रहे हो और फिर वो रोड आगे चल के पतला हो जाए, एकदम एकदम पतला हो जाए, तो वो जितने भी ढेर सारी कार्स आ रहे थे वो पतले रोड में जैसे ही एंटर करेगी तो वो ट्रैफिक हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे इम्पल्स आते ही स्लो हो जाता है। और फिर लेकिन जब पुरकिंजे फाइबर्स तक पहुंचता है तो बहुत ही फास्ट इम्पल्स होता है और पूरे वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हाई स्पीड में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो इम्पल्स पूरे वेंट्रिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो द पुरकिंजे फाइबर। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज्यादा है, ये फेज 3 है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज्यादा है तो वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा दैट इज सिस्टोल, तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, एट्रियम में वेंट्रिकल से ब्लड ना चला जाए। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जैसे कि आप देख रहे हैं वो बंद हो गया। अब वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा है, अब ब्लड निकल के पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व्स होते हैं सेमिलुनर वॉल्व्स वो खुल जाएंगे और ब्लड निकल के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को चला जाएगा और एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी को चला जाएगा। वेंट्रिकल का सिस्टोल हो गया। इसका टाइमिंग आप देख रहे हैं, टाइमिंग आगे चल के डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और जिस वक्त वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा उसी वक्त आप ऊपर देखिए एट्रियम का डायस्टोल होता रहता है, डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। जो पंपिंग होती है हार्ट में वो इंडिपेंडेंट है, बाहर के स्टिमुलस पे डिपेंड तो नहीं करता, पर कोऑर्डिनेटेड है। एट्रियम और वेंट्रिकल कोऑर्डिनेटेड वे में पंपिंग करते हैं। तो जिस वक्त वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा उसी वक्त एट्रिया का डायस्टोल होगा। देखिए जिस वक्त वेंट्रिकल से ब्लड निकल के जा रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस वक्त एट्रियम का रिलैक्सेशन, एट्रियम का डायस्टोल। तो एट्रियम का डायस्टोल वेंट्रिकल के सिस्टोल में कोइंसाइड है, मतलब उसमें छिपा हुआ है, उस वक्त ब्लड आ रहा है। अब जिस वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन होंगे एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व वो बंद होंगे ताकि बैक फ्लो ना हो। अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल कंप्लीट होने वाला होगा तो उस वक्त फाइनली वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। जब वेंट्रिकल में प्रेशर कम होगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड कम होंगे तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। अब प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, एरोटा में ज्यादा है और पल्मोनरी आर्टरी में ज्यादा है, तो ये वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल करेगा, रिलैक्स होने वाला होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच का पीरियड है तो यहाँ पे वो दिखाई नहीं गया क्योंकि ये बहुत शॉर्ट समय के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो जो वेंट्रिकल का डायस्टोल कोई इंपॉर्टेंट मतलब आप यहाँ मेंशन नहीं कर सकते, पर वो बीच इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो वेंट्रिकल का जब डायस्टोल होगा तो सेमिलुनर वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड है, तो वो सेमिलुनर वॉल्व बंद हो जाएगा। अब क्योंकि वेंट्रिकल्स का जब सिस्टोल हो रहा था तो एट्रिया का डायस्टोल हो रहा था, उसके अंदर ब्लड आ रहा था,
जैसे इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, ये दोनों वॉल्व्स खुल जाएंगे, ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स अपने आप पैसिवली आने लगेगा, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। फिर वो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक साइकिल जो जो हार्ट जब हार्ट पंप किया ब्लड को होल बॉडी को और लंग्स को, तो जो ये पूरा साइकिल है, इसी को एक इस मोमेंट को हार्ट बीट करते हैं और इस पूरे इवेंट्स को कार्डियक साइकिल कहते हैं। उसके बाद फिर दूसरा एक सिक्वेंशियल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा और वो दूसरा कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू एक कार्डियक साइकिल को समझ लेते हैं। बहुत सारी किताब में आपको सिर्फ सिस्टोल और डायस्टोल के रेफरेंस में आपको कार्डियक साइकिल समझाया जाएगा। अगर सिर्फ सिस्टोल बोला जा रहा है तो वो सिस्टोल एंड डायस्टोल बोला जा रहा है तो वो सिर्फ वेंट्रिकल से रिलेट करके बोला जाता है। अगर आप सिर्फ सिस्टोल बोल रहे हैं तो वेंट्रिकल का सिस्टोल एंड डायस्टोल वेंट्रिकल का डायस्टोल है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो हाफ सर्किल है, ऑलमोस्ट हाफ सर्किल, ये सिस्टोल बता रहा है, दैट इज अ 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल का। सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल का सिस्टोल। तो ये 0.3 सेकेंड, इसको 0.3 सेकेंड लगता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने में। और जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, आपने पिछले स्लाइड में देखा, थ्रू द डायग्राम देखा कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियम खाली नहीं बैठता है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है एट्रियम और वेंट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का भी होता है और पंपिंग का भी होता है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसका ड्यूरेशन है 0.3 सेकेंड, तो उस वक्त आप अंदर देखिए एट्रिया का रिलैक्सेशन चल रहा है। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, तभी से एट्रियम का रिलैक्सेशन चालू हुआ। वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में टाइम कितना लगा? 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही कर लेगा, पूरे बॉडी को ब्लड और लंग्स को ब्लड चला जाएगा। अब वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, उसका ड्यूरेशन है 0.5 सेकेंड। वेंट्रिकल जब डायस्टोल करेगा, रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तभी एट्रिया रिलैक्स हो रहा था, एट्रियम रिलैक्स हो रहा था, एट्रियम में ब्लड आ रहा था। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होने लगेगा तो ब्लड फ्रॉम एट्रिया से वेंट्रिकल में आने लगेगा, और वो एट्रियम का रिलैक्सेशन तो चल ही रहा है क्योंकि एट्रियम में ब्लड आ ही रहा है। और वेंट्रिकल का डायस्टोल जब चल रहा, वेंट्रिकल का डायस्टोल 0.5 सेकेंड, वेंट्रिकल के डायस्टोल चलता रहेगा और एट्रियम का भी डायस्टोल उसमें चल रहा है। ब्लड 80%, ये आप देख रहे हैं, ब्लड 80% पैसिवली आता है। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तभी से ब्लड आ रहा है एट्रियम में। वेंट्रिकल का यहाँ पे सिस्टोल खत्म हुआ, एट्रियम में ब्लड आ ही रहा था। अब वेंट्रिकल का डायस्टोल स्टार्ट होगा, वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा और एट्रियम का डायस्टोल चल ही रहा है। तो 80% ब्लड ऐसे जाता रहेगा और रिमेनिंग 20% ब्लड के लिए एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा है। और वो जो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वेंट्रिकल के डायस्टोल के अंदर ही रहेगा। आप खुद सोचिए, जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा रहा है तो 80% तो ऐसे ही चला जाता है और पैसिवली, और रिमेनिंग 20% के लिए एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा है। सिंपल सा है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब एट्रियम से ब्लड निकल के वेंट्रिकल्स में आ रहा है, और वेंट्रिकल तो उस वक्त डायस्टोल ही रहेगा, रिलैक्स ही रहेगा। डायस्टोल मतलब रिलैक्स मींस फिलिंग ऑफ द ब्लड। तो इस तरीके से अब ये कैसे 0.3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, कैसे 0.8 सेकेंड हम कार्डियक साइकिल को बोलते हैं कि 0.8 सेकेंड लगता है। तो हार्ट रेट जो होता है वो 72 बीट पर मिनट होता है। अभी आप जान गए कि हार्ट बीट क्या होता है। हार्ट साउंड को हार्ट बीट नहीं करते, जो हम स्टेथोस्कोप से जो आवाज सुनते हैं वो हार्ट साउंड होता है। और एक रेगुलर मूवमेंट ऑफ हार्ट, जो ब्लड हार्ट जब पंप करता है ब्लड को पूरे बॉडी को, तो उसको हार्ट बीट कहता है। और एक हार्ट बीट में 2 साउंड होता है। और हार्ट बीट कौन सेट करता है? एसए नोड सेट करता है। तो एसए नोड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है 70 to 75, एवरेज में 72। तो 72 बीट पर मिनट, तो 72 कार्डियक साइकिल हो गए। तो एक मिनट में 72 कार्डियक साइकिल, तो 72 कार्डियक साइकिल, तो एक कार्डियक साइकिल को कितना टाइम लगेगा? तो एक मिनट में 60, तो 60 सेकेंड, तो डिवाइडेड बाई 72, तो आपको 0.8 सेकेंड आ जाता है। तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन आ जाता है 0.8 सेकेंड। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, उसको जान लेते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम ईच वेंट्रिकल से जितना ब्लड, नॉट बोथ वेंट्रिकल, ये आपको जानना है। ईच वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल्स हैं आपके, एक राइट एंड लेफ्ट, एक ईच वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप आउट होता है एक कार्डियक साइकिल में, एक बार में, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो एक बार में 70 ml ब्लड निकलता है हर एक वेंट्रिकल से, और हमें लेना देना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो फिर वही पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। तो 70 ml ब्लड निकलता है पर बीट या पर कार्डियक साइकिल। और कार्डियक रेट क्या है?
72 बीट होता है, हार्ट बीट होता है पर मिनट। तो टोटल 5 लीटर या 5000 ml ब्लड निकलता है हर 1 मिनट हमारे हार्ट से, पूरे बॉडी को प्योर ब्लड। तो अब ये चीज जान लेते हैं कि ईच कार्डियक साइकिल में 2 साउंड होता है, जो कि हमने अभी आपको बताया कि कार्डियक वो हर साउंड होता है जो हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। तो हर एक कार्डियक साइकिल में 2 साउंड होता है। अभी आप आज आज से आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि जो साउंड हम सुनते हैं, जो दिल की धड़कन सुनते हैं, जो पहला जो सुनते हैं लब, तो वो हार्ट बीट नहीं है। जो लब एंड डब दो मिल के हैं वो एक हार्ट बीट होता है। तो पहला जो साउंड होता है वो क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो वॉल्व के क्लोज होने से साउंड जनरेट होता है हार्ट में। तो पहला साउंड लब जो है वो क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, दूसरा साउंड जो जनरेट होता है वो डब सेमिलुनर वॉल्व जब क्लोज होते हैं तब। तो ये आपको रिलेट कर सकते हैं कि वॉल्व कब क्लोज होगा, या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व कब क्लोज होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वॉल्व क्लोज होते हैं, ताकि बैक फ्लो वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड ना चला जाए, तो तब वॉल्व क्लोज होता है। उसके बाद जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल से ब्लड निकल के चले गए रोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, डायस्टोल करेगा, रिलैक्स होगा, तब सेमिलुनर वॉल्व्स जो होते हैं एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर उनके अंदर ज्यादा होता है। तो ये वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे तो वो उसके क्लोजिंग से जो दूसरा साउंड जनरेट होता है डब, वो दूसरा साउंड होता है। तो ईच कार्डियक साइकिल में 2 साउंड होते हैं, ईच हार्ट बीट में 2 साउंड होते हैं, लब एंड डब। और इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कैसे होता है, और उस 0.8 सेकेंड में सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइमिंग कितना होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइमिंग कितना होता है। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम के सिस्टोल का टाइमिंग 0.1 सेकंड होता है, जो हम लोगों ने इसके पहले वाले स्लाइड में उसको समझा है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको कार्डियक साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप खुद को एसेस कर लीजिए कि आपको कितनी चीजें समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मिट्रल वॉल्व फंक्शनिंग। तो मिट्रल वॉल्व किसको कहते हैं, हमने बताया नहीं आपको। मिट्रल वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व को कहते हैं, वो मिट्रल शेप का होता है इसलिए उसका नाम मिट्रल वॉल्व पड़ा। तो मिट्रल वॉल्व की फंक्शनिंग से कौन सा नीचे दिए हुए कौन सा सही है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या है ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन, allow the blood flow from left atrium to left ventricle during ventricular systole, prevent the backflow of blood during arterial systole, or prevent the backflow of blood into left atrium during the ventricular। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, none of the above, फोर्थ ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, टू हर्ट साउंड लव एंड डब आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, जो 2 हर्ट साउंड होते हैं वो कब प्रोड्यूस होते हैं, क्लोजिंग एंड ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, क्लोजिंग ऑफ पल्मोनरी एंड aortic semilunar valve, closing of atrioventricular and semilunar valve, और नन ऑफ द अबव। तो आंसर जानने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि मिट्रल वॉल्व की फंक्शनिंग से क्या सही है। नीचे दिए हुए लाइंस में कौन सा मिट्रल वॉल्व की फंक्शनिंग से रिलेटेड जो कथन जो है वो सच ट्रू है। तो मिट्रल वॉल्व क्या करता है, पहला है अलाउ द ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हाँ, मिट्रल वॉल्व यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे नहीं, एट्रियम सिस्टोल। जब एट्रियम का सिस्टोल होगा तब उस वक्त ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया, वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेंगे तो एट्रियम से ब्लड थोड़ी ना आएगा, एट्रियम का सिस्टोल तो हो चुका है, तो ये गलत है। प्रिवेंट द ब्लैक बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द आर्टेरियल सिस्टोल, जब आर्टेरियल का सिस्टोल होगा, एट्रियम का सिस्टोल होगा, तो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, तो उस वक्त बैक फ्लो को प्रिवेंट नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर। हाँ, ये सही है, क्योंकि जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एट्रियम में ब्लड न चला जाए, उसको बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है मिट्रल वॉल्व। तो ये ऑप्शन राइट है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हर्ट साउंड कब, लब एंड डब कब जनरेट होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम्स में कंफ्यूज करते हैं, इस तरीके से लिख कर रहते हैं, ऐसा लगेगा कि आपको दोनों वॉल्व्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक ही वॉल्व है, मतलब एक ही टाइप का वॉल्व है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। तो लिखा हुआ है क्लोजिंग एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो कभी कभी आपको देख के लगता है हाँ यही तो जल्दी जल्दी में होता है, तो पहला ऑप्शन
क्लिक कर देते हैं, राइट कर देते हैं, ये गलत है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व की वजह से दोनों साउंड नहीं जनरेट होते हैं। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन, पल्मोनरी एंड एरोटिक सेमिलुनर वॉल्व। जो एरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में सेमिलुनर वॉल्व होता है उसके क्लोजिंग से नहीं, उन इन दोनों की क्लोजिंग से हर्ट साउंड जनरेट होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर एंड सेमिलुनर वॉल्व। ये राइट ऑप्शन है, इसकी क्लोजिंग से भी जनरेट होता है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर इसकी क्लोजिंग से भी जनरेट होता है, लेकिन इन दोनों की क्लोजिंग से दोनों हर्ट साउंड जनरेट होता है। तो क्वेश्चन ये है कि टू हर्ट साउंड कब जनरेट होता है, तो जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो और सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो, इन दोनों के क्लोज होने से लब एंड लब साउंड जनरेट होता है। तो पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है और दूसरे क्वेश्चन का भी सी ऑप्शन राइट है। अब एक तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया स्ट्रोक वॉल्यूम को डिफाइन करना हो तो कैसे, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय बोथ वेंट्रिकल्स पर सेकेंड। नहीं, अभी आप जाने हैं कि एक कार्डियक साइकिल, जब एक ईच कार्डियक साइकिल में ईच ईच वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप आउट होता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ईच पर बीट और पर कार्डियक साइकिल, ये लिखा हुआ पर सेकंड, तो ये गलत है। एज वेल एज बोथ वेंट्रिकल लिखा हुआ है तो भी ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय बोथ वेंट्रिकल्स पर मिनट। ये ऐसे ही गलत है कि बोथ वेंट्रिकल्स से तो नहीं होता है, ईच वेंट्रिकल से, हर एक वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं, वो भी पर बीट या पर कार्डियक साइकिल, और यहाँ पे पर मिनट लिखा हुआ बोथ वेंट्रिकल, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय बोथ वेंट्रिकल्स पर बीट, और बी ऑप्शन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, ये आपका ऑप्शन राइट होगा। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट, हर एक वेंट्रिकल से जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट होता है पर बीट या पर कार्डियक साइकिल, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि बोथ वेंट्रिकल्स कभी नहीं होगा, बोथ वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप आउट होता है वो नहीं होता स्ट्रोक वॉल्यूम, हर एक वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप आउट होता है। एज वेल एज यहाँ पे पर बीट सही तो है, लेकिन बोथ वेंट्रिकल्स नहीं, हर ईच वेंट्रिकल से और भी पर बीट। तो आपका डी ऑप्शन राइट है और एबीसी रॉन्ग है। चलिए, इस तरीके से आपने कुछ क्वेश्चंस को देख लिया। फिर उसके बाद ये मेरा कॉन्टैक्ट है, अगर आपको क्लासेस डेमो क्लास हमारा अच्छा लगा, आपको कुछ इफेक्टिव लर्निंग करना है, आपको श्योर बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेगी, तो आप डेमो क्लास ज्वाइन करके आप गूगल मीट पे, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट पे आप पता करके कब डेमो क्लास है ज्वाइन करके आप देख सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। एक चैप्टर एंड होते होते आप देख सकते हैं आपको कितना ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है, आपके स्कूल एग्जाम्स में बेनिफिट करेगा कि नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेनिफिट करेगा कि नहीं करेगा। तो आप श्योरली, और वो डेमो क्लास फ्री होगा तो आप उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। आप इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप, जैसे कि मैंने इफेक्टिव लर्निंग आपको समझाया कि इफेक्टिव लर्निंग क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, बहुत सारी कोचिंग में लर्निंग नहीं फॉलो की जाती है। तो अगर आपको इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी पे चलना है, फॉलो करना है, तो आप उस चेंजेस को लाने के लिए आप ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट करिए। और अगर इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और लेटेस्ट अपडेट आपको एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते में एक दूसरा वीडियो आपको मिलेगा फॉर इन मोटिवेशन। ठीक है, थैंक यू।